नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज का शहर भोपाल है और भोपाल के बारे में हमसे बात कर रहे हैं राजीव गोहिल। राजीव जी स्वतंत्र फ़िल्म निर्देशक हैं, सिनेमेटोग्राफ़र हैं, भोपाल के हैं और भोपाल को उन्होंने बहुत शिद्दत से बहुत लंबे समय तक देखा है। ये बातचीत 2 हिस्सों में है। राजीव जी अपने शहर यानी भोपाल पर कुछ गद्य लिख रहे हैं पिछले कुछ समय से। पहले हिस्से में उन्होंने अपने उस प्रोज़ का कुछ हिस्से पढ़ के सुनाए हैं, 2 या 3 और उसके बाद फिर उन्होंने भोपाल के बारे में बातचीत की है। तो आइए पहले उनका प्रोज़ सुनते हैं और फिर उनसे की गई बातचीत सुनते हैं। ना होता गर तो अगले सफ़ों पर जो भी कुछ भी मैं लिखने जा रहा हूँ उसकी कोई वजह खोज पाना मुश्किल है। सफ़े आगे जाते हैं उन यादों को लिए जो गुजर चुकी हैं। कंप्यूटर भी हर चीज़ याद रखता है और उसकी हार्ड ड्राइव में हज़ारों हज़ार यादों को मुकम्मल फ़ाइलों की शक्ल में पूरी तरतीब के साथ रखा जा सकता है। मैं कुछ इसी तरह से लिखता हूँ। उर्दू चूँकि मैं पढ़ना, लिखना, बोलना जानता हूँ और उर्दू मेरी बहुत मोहब्बत की भाषा है। वो जिस याद या फ़ाइल की ज़रूरत है वही बाहर आ जाएगी पूरी तरतीब और शक्ल के साथ। इंसानी दिमाग कंप्यूटर से हज़ार गुनी आगे की चीज़ है, मगर यादों के सिलसिले में गच्चा खा जाता है। एक याद में दूसरी मिल जाती है, उसमें तीसरी, चौथी और शक्लें सूरतों में मिलती जाती हैं, तफ़सीलें दूसरी तफ़सीलों में मिल जाती है। मसलन ये कि सब कुछ गड्ढ-मड्ढ होता जाता है। इंसानी दिमाग का हिस्सा हिप्पोकैम्पस इस मामले में बहुत ही कम वक्त है और कम ज़र्फ भी। एक याद का सिरा पकड़ो तो दूसरा जुड़ जाता है। एमिग्डाला मदद करता तो है कुछ कुछ पतवार की तरह कि इस इतनी बेशुमार यादों के समुंदर से कुछ सिलसिलेवार आगे बढ़ा जा सके। एक थे बुश साहब, इस निहायत फुर्सतिया शहर की नगर निगम के आला हुक्मरान होकर आए। आए क्या, शहर पर गिर पड़े कहर की तरह। बेहद नाटे, बेहद गोरे और बेहद मोटी ऐनक वाले सारे शहर का अपनी जीप पर बैठकर दौरा करते, कहीं भी थम जाते और उनके पीछे रुक कर फौरन दाएं बाएं हो लेते उनके मातहत बड़े बड़े अफसर। उन्हें शहर को एक नया रुख देना था, एक नया चेहरा जो शायद उनके लिहाज से बदसूरत था। सड़कें, गलियां, चौराहे सब उन्हें चौड़े करने थे। लिहाजा हर गली, चौराहे और नुक्कड़ की तो मानो शामत आ गई। शामत आई शहर के हर घर के आगे निकले हुए पटियों पर। और बस कुछ ही दिनों में नगर निगम के अमले गेंती, सब्बल, फावड़ा, बेलचा और बड़े बड़े घन हथौड़े लेकर आते और लाइन से पटिये तोड़ना शुरू कर देते। किसी सूरमा की मजाल न हुई कि कहीं भोपाली फिरदौस पढ़ें या कि चूं चपड़ भी कर सकें। 3 महीने के भीतर सारा शहर ही मानो मुंडा हो गया। पटियों से ढकी नालियों के घूंघट उतर गए और तमाम निकम्मे, आवारा और डींगबाज पटिया तोड़ भोपाली निहायत काहिल अपने शतरंज, ताश और कैरम और बीड़ी सिगरेट के बंडल पैकेट उठाए अपने दिन भर के निकम्मेपन और रोजगार से हाथ धो गए थे। बुश साहब ने ये कारनामा तो किया था शहर की खूबसूरती के लिए, लेकिन एक और नतीजा इसका ये हुआ कि पान सब्जी के ठेलों, चाय समोसों की गुमटियों और तांगों की तादाद में अचानक कई गुना इजाफा हो गया। यहाँ तक कि शहर में पहले पहल आए रिक्शा भी कहीं से ऑटो रिक्शा भी कहीं से आ गया और घर घर चल पड़ा। मुझे लगता है कि बहुत सारे निकम्मे पटियेबाजों को आखिर कुछ कामकाज भी करना पड़ा और शायद रोजगार भी कुछ बढ़ा हो, मगर
बहुतेरे ऐसे भी थे जो सुबह सवेरे से ही पजामे का नाड़ा लटकाए बांधते, अपने घरों से निकल आते और अपने खेल खिलौने लेकर हर कहीं बैठ जाते जमकर। शतरंज खास तौर पर, और शाम को कैरम की बाजियां जमाते। हनुमान दास भी बड़ा अजब गजब शख्स था। लोग कहते थे वो बहुत बड़ा आढ़तिया था। गल्ले का बड़ा व्यापार लिए हनुमानगंज में बड़ी सी दुकान का मालिक था, दर्जनों तो उसके नौकर थे। मगर नशे और जुए ने उसकी आढ़त यूं खत्म कर दी, बल्कि शहर में उसके जो दर्जनों मकान थे उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। इसकी कोई सुबह दिन या रात नहीं थी। मैंने जब देखा, जहां देखा, इसे नशे में देखा। वो हरदम एक जगह उकड़ू बैठा रहता। बैठा क्या रहता था, रखा रहता था। उसके हाथ नीले थे और उंगलियां गाढ़े जामुनी रंग की, जिनमें वो बिना फिल्टर की चार मीनार सिगरेट दबाए दिन भर पीता रहता, बिना रोके बिना थमे। गजब चीज था वो। सिगरेट का गुल हथेली पर झाड़ कर चाट लेता था। ऐसे ही किसी वक्त मैंने देखा था, उसकी जबान का रंग भी गाढ़ा जामुनी था। वो शराब, गांजा, भांग, मैंड्रेक्स और भी न जाने किस किस अलग अलग नशे के धारा प्रवाह प्रयोग के दरमियान एक विचित्र नशा करता था। वो छिपकली पकड़कर मार देता, फिर उन्हें सुखाकर चूरा करने के बाद सिगरेट का जर्दा झड़ाकर उसकी पुंगी में भरकर वो चूरा भर लेता और फिर उसे सुलगा कर पीता। हम तो सब छोकरे थे उस वक्त। कब कभी छूट जाती। कभी कभी वो सड़क पर चलता भी दिखता था, हमेशा सड़क के बीचों बीच, गर्दन और कंधे झुकाए बहुत धीरे धीरे चलता और चलते चलते यकायक रुक जाता, आगे की तरफ झुकने लगता। इतना इतना कि लगता बस सड़क पर वहीं ढेर हो जाएगा। हर आता जाता राहगीर उसे देखता, तांगे वाले बचकर निकल जाते, दुकानदार और उसके खरीदारों के हाथ थम जाते, आंखें हनुमान दास को देखती रहती, और फिर यकायक फिर वो अपने अंदाज में सीधा होता और हौले हौले चलने लगता। कभी कभार सुबह 5:30 बजे, तकरीबन मुंह अंधेरे, जब मैं नवाब मियाँ की डेयरी पर दूध लेने जाता था, वो दिखाई दे जाता था, कभी कभी रेत या सीमेंट की छोटी मोटी बोरी कंधे पर रखे, या ईंटें बोरी में भरकर ले जाते हुए। एक बार वो दिखा, मकान बनाए जाने में इस्तेमाल होने वाला तकरीबन 30 फीट लंबा सरिया लिए हुए, सड़क पर खींचते हुए, हमेशा की तरह अपने निराले नशेले अंदाज में चलते, थमते, झुकते, फिर चल पड़ते, पैर घसीटता। बाद में पता चला कि वो ये सामान बनते हुए मकानों में से चुरा कर लाया करता था। खरीदार तो थे ही बहुत, उन्हें 25-50 पैसों के बदले बेच देता था। आश्चर्य था कि वो कभी बीमार नहीं पड़ता था। हाँ, उसे देखकर हम लड़के आपस में बात जरूर किया करते थे कि अगर इसे सांप काट ले तो सांप मर जाएगा, उसका जहर भी इसको नशा ही देगा। इस हनुमान दास के 3 लड़के थे और घर गृहस्थी की खस्ता हाल कश्ती खींचने के लिए उन्होंने एक लाइब्रेरी खोल ली थी, जिसमें कॉमिक्स, घटिया रूमानी उपन्यास और तमाम तरह के चलने वाले जासूसी उपन्यास रोजाना के किराए पर दिए जाते थे। नई प्रतियां बेची भी जाती थीं, मगर उनके खरीदार कम ही होते थे। किराए पर चलने वाली नई आती किताबें के किराएदार तो इतने थे कि शौकीनों को कई कई दिन की बुकिंग के बाद वो किताब उनके हाथ आती थी। लोगों को गुलशन नंदा, रानू, समीर के चालू रोमांटिक नॉवेल्स के अलावा परशुराम शर्मा, कर्नल रंजीत, सुरेंद्र मोहन पाठक और फिर जेम्स हेडली चेज के रहस्य रोमांस और सस्पेंस से भरे तमाम नॉवेल्स मैंने ही नहीं पढ़े, बल्कि सैकड़ों लोगों को इन लाइब्रेरियों ने ही पढ़ने का चस्का लगाया। मुंशी प्रेमचंद, निराला,
शरदचंद, बंकिम या रविंद्र जैसे महान लोग उस दुकान पर कभी रुक नहीं करते थे। और बाकी लोगों की तरह मेरा मानना भी यही था कि वे लोग कोर्स की किताबों इत्यादि के लिए ही कहानी, कविता या नावल लिखा करते हैं। अंग्रेजी की कोई किताब कभी भूले से ही उधर का रुख नहीं करती थी। हाँ, अंग्रेजों वाली रंग बिरंगी पूरी नंगी पुंगी तस्वीरों वाली एल्बम जरूर छुपकर और जमाने से छुपकर 10 गुने किराए पर दिखाई जाती थी। हमें तो इनका दर्शक बनना ही था। तो आखिरकार भगवान दास के मेरे हमउम्र मंझले बेटे ने मुझे काफी इसरार नानुकुर मनुहार के बाद मुझे भी इसका बाकायदा दर्शक बना दिया। पर मैं इससे जल्दी ही ऊब गया और मैंने उससे उस चीज की मांग शुरू की जिसका तलबगार हर कोई था। 14 बरस की उम्र के छोकरों से लेके 64 या 74 तक के पगे आमों तक जिसकी बहार थी, छोटी किताब यानी मस्तराम का नावल। ये छोटी किताबें सचमुच ही पूरे शहर में घूमती थी। लुगदी कागज पर घटिया टाइप से डिमाई साइज में बड़ी पतली और नाजुक और कमसिन सी छापा करती थी, जिसमें कोई भी भूमिका के साथ कोई भी नायक और नायिका आधे पन्ने के बाद से ही कपड़े उतारना शुरू कर देते थे और दूसरे पेज पर पहुंचते पहुंचते तो गुत्थम गुत्था हो जाते थे। बाद के पन्नों पर क्या होता था, क्योंकि तब तक हर पाठक पढ़ते पढ़ते खुद भी हिलने लगता था और शायद आखिरी सफ़े से पहले ही कईयों की किताब हाथ से छूट जाती रही हो। एक तरफ हर तरफ फड़फड़ाती छोटी किताबें जो सारे शहर में शबाब पर थीं, और दूसरी तरफ अखबारों में खानदानी शफाखानों के बेबरवती से रोज छपते जवानी की फूलों के अजीब इलाज का दावा करते इश्तिहारों के बीच तेजी से जवान होते लड़के और तेजी से बुढ़ाते जवान सभी अपने आप को रोज परखने की कोशिश किया करते। पूछना तो भारी गुनाह था, और अगर गुनाह ना भी रहा हो तो जिसे जानकार से कोई पूछने की जुर्रत कर भी बैठता तो फिर या तो हरामी का तमगा हासिल कर सकता था, या फिर जिससे जानकारी हासिल करने का सोचा जाता वो खुद ही आपका थामने लगता कि शायद आपको कुछ पता हो। ये एक नामालूम सुरंग जैसी अंधेरी दुनिया थी जिसमें खरी जानकारी की सख्त ममानियत थी। नुक्ताची है गमे दिल, थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। गर्दा, जर्दा, पर्दा और नामर्दा के लिए मशहूर हिंदुस्तान के ठीक बीचों बीच एक पिलपिले से शहर भोपाल में मैं पैदा हुआ सन 1960 में। बाद में पता चला कि कई लड़कियों के बाद पैदा मैं हुआ था। इसकी खुशी में शहनाई वगैरह बजवाई गई थी, जो मैंने यकीनन सुनी तो ज़रूर होगी, मगर मुझे याद कतई नहीं है। हो भी कैसे सकती थी? अगर याद रहती तो मुझ में बेशक कुछ बहुत ही ख़ास बात होती। और आपको, अगर आप इसे पढ़ ही रहे हैं तो इसे पढ़ते में आपको बहुत जोश होता कि आप ऐसे किसी गैर मामूली आदमी की दास्तान पढ़ रहे हैं। मगर ये यकीन कीजिए कि मैं बेहद ही मामूली इंसान हूँ। उम्र भर इस कोशिश में लगा रहा कि गैर मामूली हो सकूं, नाम पैसा असबाब सब कुछ बेइंतहा हो, पर हासिल कुछ भी नहीं हुआ, है ना। इस तरह से ये शहर कई कई झीलों का भी शहर था। बेशुमार झीलें और छोटी छोटी खूबसूरत पहाड़ियाँ भी शहर की पहचान को और इन झीलों को आबदार बनाए रखती थीं। इस शहर में कहीं भी निकल जाइए, 12 महीने लोग फुर्सतों में इत्मीनान से पटरियों पर बैठे हुए या तो सुट्टे लगाते रहते, या शतरंज खेलते, या चाय की चुस्कियों के बीच लंबी ऊंची दाएं बाएं इधर उधर फेंकते रहते। और इस किसी से कमतर नहीं होने या दिखने वाली फेंका फेंकी के बीच
तेज बारिश की बौछार के माफिक भारी भरकम वजनी गालियां पान की पीकों और फुहारों के बीच लगातार बरसती रहती थीं। रिमझिम की तरह नहीं, मूसलाधार बारिश की तरह। इन वजनी गालियों का आलम ये था कि कितनी मोहब्बत है, ये इनकी गालियों के वजन से ही पता चलता था। अगर दो चार दोस्त आपस में एक दूसरे को माँ बहन की तेज बौछार में चोद ना रहे हों, तो अगले को महसूस होता कि दोस्ती की तबीयत जरा नासाज है। इस शहर की हिंदी उर्दू मिश्रित खास तलफ़्फ़ुज़ के साथ लहक और लटक के साथ बोली जाने वाली ज़बान तो बाद में कई फ़िल्मों में महज़ कॉमेडी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की गई है, निहायत बदसूरती के साथ। उस ज़बान का हिंदू या मुसलमान होने से कोई वास्ता नहीं था। किरानी हों या अंग्रेज़, सराफे वाले हों या तांगे वाले, या सभी पान की चटक पीकों में लहकती इस ज़बान में फ़िज़ा को गालियों से आबाद रखते थे। हिंदी के साथ मैं पैदा हुआ और निहायत ही बचपन से उर्दू और अंग्रेज़ी ने मुझे परवरिश दी। लिहाजा ये तीनों ज़ुबानें मेरी रगों में बहती हैं। संस्कृत भी बाद में पढ़ी, समझी, मगर बोलना ना आया। बेशक भोपाली ज़ुबान भी आई और उसके साथ परवाज़ लेती भोपाली गालियाँ भी बहुत ज़बान दराज़ी के साथ आईं। आनी ही थी, मगर 11वीं कक्षा तक आते-आते न जाने क्यों मैंने उसे थोड़ा-सा ही जतन करके बोलना पूरी तरह छोड़ दिया। हाँ, दूसरों के बोलने पर उसका लुत्फ़ ज़रूर मैं उम्र भर लेता रहा और आज भी लेता हूँ। बल्कि मज़े-मज़े में अपने गैर भोपाली दोस्तों की फ़रमाइश पर उसका मुज़ाहिरा भी बाआवाज़ बुलंद करता हूँ। और लोग मेरे मुँह से उसे सुन-सुन कर लोटपोट भी होते रहे। यहाँ तक कि बरसों बरस के बाद जब मेरे कार मैकेनिक ने गाड़ी में खराबी जाने पर बुलाने पर गाड़ी चलाई और फौरन ही बोला, "गन्नाटा आ रही है।" तो मैं बिल्कुल भी ना समझ सका कि राजा मियाँ ने क्या फरमा दिया है। दोबारा, तिबारा और कई बार पूछने पर राजा मियाँ एक ही बात पान खाते दोहराते रहे, "गन्ना डहारिया।" तब समझ में आया कि राजा मियाँ से पलटकर पूछा, "हाँ राजा मियाँ, ये गन्ना डहारिया है क्या मतलब है? इसका मकसद क्या है आपके कहने का?" राजा मियाँ मेरे मुंह से ठेठ भोपाली सुनकर पहले तो हैरत में पड़े, फिर हैं करके हंसने लगे, फिर धीरे से उंगलियां होठों पर लगाकर पी को दूर थूकते हुए बोले, "आप तो साहब भोपाली हैं, पक्का?" जवाब सुनकर उन्होंने बताया कि गन्नाटे का मतलब है गाड़ी के चक्कों के बियरिंग घट जाना और इन्हें बदला जाना होगा। उन्होंने दोबारा अपने होंठों के किनारों पर बाएं हाथ की उंगलियां चिपकाईं और फिर होंठ गोल करके दाएं गर्दन उठाकर दोबारा पिच से बड़ी अदा से पीक चटकाई और बोले, "गन्नाटा मतलब बियरिंग खट गए हैंगे, आपको बताया तो, अब तो हिंदी में बता रहा हूँ, फेल बियरिंग। इसका मतलब समझने में मुझे कई पल लग गए। व्हील बियरिंग, जिसे राजा मियाँ व्हील बियरिंग की है। हर भाषा का, मसलन हिंदी, उर्दू या अंग्रेज़ी का जो भी शब्द भोपाल में चलता था, भोपाली तर्जुमा होकर ही चलता था। मतलब मल्लब हो जाता था, लेडीज़ें हो जाती थीं, और ज़रूर भी ज़्यादा नफाज़ित हो गई तो लेडीज़ों हो जाता था। और भोपाली गालियाँ इसके आसपास आगे, पीछे, दाएं, ऊपर मनचाही जगह पर बैठ जाती थी। कहते हैं यादें चलचित्र की तरह होती हैं, कुछ तो होती हैं, पर मुझे लगता है वे स्टिल इमेजेस की तरह ज़्यादा होती हैं। यानी जीते जागते जिन घटनाओं का एक एक पल आपने
देखा होता है या जिनमें आप खुद शामिल रहे होते हो, उनमें से किसी एक लम्हे का कोई एक इमेज याद में बाकी रह जाता है, बाकी घटना यादों के पर्दे के पीछे सरक जाती है, छुप जाती है। ये एक स्टिल किसी एक फ्रेम की तरह रुक कर चलता है साथ साथ। यह था पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा यानी भोपाल के बारे में बातचीत, इसके आगे। आता था मतलब वो शहर का एक मिजाज बताता है। ऐसे शहर में बहुत सारे कुछ बेचने वाले, कुछ तमाम तरह के लोग ठेलों में, कुछ वो घंटी बजाने वाले, वो चिकना चिकना वो आता था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। ऐसा कुछ उसके लच्छे वच्छे बनाते थे, झूला बना देते थे, गुड़िया बना देते थे, तोता बना देते थे, ऐसे बना के बेचने वाले बहुत आते थे। उस ज़माने में फल आते थे शहर में, खिन्नी आती थी, जामुन आती थी, शहतूत आता था, है ना? गंडेरियाँ बिका करती थी। तो वो एक आता था, पनामा हैट लगा के आता था, बड़ा पनामा हैट लगाया रहता था। उसकी दाढ़ी बहुत छोटी सी थी और इतनी सी यहाँ पे वो उसको रंगे रहता था। और एक शेरवानी हमेशा पहना रहता था 12 महीने, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो। साइकिल में आगे वो लगी रहती थी डलिया, और पीछे कैरियर, और उसके साइड में दो ऐसे डब्बे लटके रहते थे, छोटे छोटे डब्बे, ज़्यादा बड़े नहीं। और वो पजामा पहनता था, और उसमें ऐसे वो एक वो बांधे रहता था जिससे पजामा जो है साइकिल में नहीं फंसता था। वो आता था और बड़े ही अदा से आवाज़ लगाता था, खुद लगाओ खुद अच्छे हो जाओ। बस इतनी आवाज़ लगाता था। और वो क्या बेचता था, हम लोग कभी समझ नहीं पाते थे कि ये आके बस हर जगह थोड़ी थोड़ी देर में नारा लगाता चलता है, खुद लगाओ खुद अच्छे हो जाओ। फिर थोड़ी देर बाद तो खुद लगाओ खुद अच्छे हो जाओ, ये हमको नहीं पता चलता था कि कौन सी चीज़। कई लोगों से पूछते भी थे तो थोड़ी जो हम हमारी उम्र से 1-2 साल बड़े, उन लोगों को भी नहीं पता था, वो भी कहते थे यार हमको भी नहीं पता क्या है। कुछ तो बेवकूफ़ होते थे लोग, जो जिनको कोई कुतूहल ही नहीं था वो क्या बेचता, क्यों बेचता, काहे के लिए आता है। बाद में हम लोगों को, बहुत बाद में, कम से कम 8 साल बाद, जब हमारे भीतर की उत्सुकता पैदा हुई थी, उसके 8 साल बाद हमें इसका उत्तर मिला कि वो क्या बेचता था, और उसका सामान कहीं दिखता नहीं था कि क्या बेचता है। बवासीर की दवा बेचता था, और उसका नारा था, खुद लगाओ खुद अच्छे हो जाओ। और जिन्हें दरकार थी वो उनके पास जाके बेचते थे। अब आप शहर को समझ, भोपाली था बिल्कुल, बिल्कुल पतला दुबला मरा हुआ टाइप का आदमी, मर गया, मतलब मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। मुझे हंसी आती है बहुत भयंकर। तो ऐसे निरल लोगों के शहर था। जैसे मैंने बताया ना कि ये शहर बिल्कुल फुर्सतिया, बिल्कुल फुर्सत में चलने वाला, ऐसा लगता था ये शहर सांस भी बहुत धीरे लेता है, बहुत धीमी धीमी सांस लेता है। इसको ज़रूरत ही नहीं है सांस लेने की, चलता रहता है इसका काम। भाई लोग सुबह से निकल के बैठ गए पटियों पर, लोग सुबह से निकल के दातून कर रहे हैं पटियों पर बैठ के। औरतें शाम को 4:30-5 बजे से निकल के पटियों पर बैठ गई। औरतें बैठती थी शहर में बेहिचक पटियों, 6 औरतें पटियों पर बैठी हैं। आराम से बातचीत चल रही है उनकी, दुनिया जान की। थोड़ी दूर पे आदमी बैठे हुए हैं। पूरा शहर पटियों से, हर घर के आगे पटिए थे, 4-3-4 फीट लंबे ऐसे। पूरा घर मान लीजिए 40 फीट का है, तो 40 फीट पटिए लगे हुए हैं, 4 फीट। पूरा शहर एक अजीब था ये आलम, और ये पटिए
आबाद रहते थे, बच्चों से, औरतों से, सबके टाइम होता था। आदमियों से दुकानें लग जाती थी कई जगहों पर उन पे, चाट की, पकौड़ी की, कचौड़ी, समोसे की दुकानें लग जाती थी। और सबसे ज़्यादा इस शहर में जो पटिएबाज़ी, उसीलिए पटिएबाज़ी शब्द चलता था भोपाल में, कि पटिएबाज़ हैं। जैसे हड़ीबाज़ी होती है, जैसे रंगदारी होती है, जैसे और भी जाने क्या-क्या बाजी, रंडीबाज़ी, फलानी बाज़ी, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे पटिएबाज़ होता है, और पटिएबाज़ कोई अगर है, तो वो दुनिया से दुनिया में पूरी तरह आसक्त और उतना ही निष्प्रह व्यक्ति है, परम संतत्व को उपलब्ध व्यक्ति है। उसको सारी दुनिया का ज्ञान है, सारी दुनिया पे वो अपना ज्ञान पेल सकता है कहीं भी। वस्तुतः वो जानता कुछ नहीं है, लेकिन उसे पता सब है। होता है शब रोज तमाशा मेरे यहाँ। तो ये बाजीचा इत्फाल था ये। यहाँ एक चीज भर थी जो बिल्कुल मस्त थी, वो थी शतरंज। कादर मियाँ का महल हो, पार्वती बाई का महल हो, महल थे बहुत सारे ऐसे शहर में, तमाम जगहों पे बिखरे हुए, सब जगह आबाद रहती थी पटियों से। हिंदू मुसलमान कोई फर्क नहीं होता था, कोई फर्क नहीं था। मतलब मैंने तो, भाई मुझे तो कोई मेमोरी में है ही नहीं, मेरे कहीं भी दखल ही नहीं है कि कोई हिंदू ने कोई मुसलमान, या कोई मुसलमान कोई हिंदू, कुछ नहीं। उसी शिद्दत के साथ सब खेला करते थे, शतरंज खेलते थे, बाजियाँ चलती रहती थी, जमी रहती थी, सुबह से शाम हो जाती थी, उसी में खाना खाते थे, उसी में सब कराते थे, उसी में चाय पी लेते थे, पानी पी लेते थे, उसी में बीड़ियाँ चलती रहती थी, सिगरेटें चलती रहती थी। 3 उँगलियों में ऐसे फँसा के सिगरेट पी रहे हैं और पौन घंटे तक एक बाजी पे सोच रहे हैं, फिर चलेंगे। फिर उसमें जो है 4 आदमी खड़े भी हैं, वो भी फुर्सतियाँ। खेलने वाले 2 हैं, उनको देखने वाले 14, सब फुर्सतियाँ और सब देखना। फिर 14 राय आती, गलत चल रहे हो मियाँ, तो फिर वो आधे घंटे सोचेंगे, तो चल रही है बाजी, एक बाजी लगी है, 3 दिन चल रही। ये शहर था ये। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए ये काहिली थी, कहालत थी, काहिली थी सारी। जाहिल जाहिल थे लोग, बहुत सारे लोग। मगर ये लोग खुशमिजाज थे, ये लोग बिल्कुल हिंसक नहीं थे, ये लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। ये इन सब की बड़ी ज़बरदस्त खूबी थी। शाम को बैठ जाते तो लोग शतरंज ले आते थे, वो कैरम ले आते थे अपनी, और फिर एक लट्टू उसके ऊपर लटका रहता था, और वो खेल रहे हैं, कनस्तर रखे हुए हैं 4 6, आसपास 15 लोग देखने वाले जमे हुए हैं। और ऐसा नहीं है हल्ला गुल्ला धूम, वो खामोशी से चल रहा है, सब बड़ी गंभीरता से, बड़ी संजीदगी से तमाशा चल रहा है। शतरंज का हो या कैरम का, बड़ी संजीदगी से चल रहा है, गंभीरता पूर्वक चल रहा है, हुल्लड़ नहीं होता था, हंगामा नहीं था, शांति थी, ठंडा शहर था, फुर्सती। और उसमें भोपाल में चलती थी नमक वाली चाय, ख़ास तौर पे कुछ दुकानें थीं बहुत, मतलब चलने वाली चाय की, जिन पर हिंदू मुसलमान समान रूप से चाय पीते थे। दुकानें वो मुसलमानों की थी एक्सक्लूसिवली। समोवार में चाय का लिकर बना हुआ रखा रहता था, छोटी सफ़ेद कप और प्यालियों में चाय दी जाती थी, बहुत अदब के साथ और बहुत तमीज़ के साथ। समोवार
खोलकर लिकर उसमें बड़ा भरा जाता था और उसके बाद उसमें उबला हुआ दूध का भगोना रखा रहता था, उससे दूध एक निश्चित मात्रा में डाला जाता था। नमक वाली चाय रहती थी, लोग पीते थे, क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती थी उसमें, अद्भुत स्वाद होता था उसका। दूध वाली चाय। दूध वाली इतवारे में आप पी सकते हैं, अगर वो दुकानें अभी भी हुई तो। जहाँ आप रुके हैं ना, वहाँ ही वो चाय मिलेगी, यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। इतवारा और मंगलवारों में भर मिलेगी। पूछिए आप नमक वाली चाय कहाँ मिलेगी। पुराने ज़माने में मैंने तो 97 में जब मैं फिल्म शूट कर रहा था, वो अखलाक की दीवानगी कहाँ, तब वो चाय शूट की थी, तो उनके सब जानते थे मुझे शहर के लोग, और फिर ये भी पता था उनको कि ये फिल्म बनाने लग गए हैं, तो बड़ा एक अदब से शूट कर रहा था उनकी दुकान पे वो चाय। उसमें लाइन एक मन आती थी कि भूला नमक में बोलती चाय का लुत्फ। अद्भुत चाय होती थी। उस चाय का चलन था भोपाल में, वो स्वाद नहीं है अब कहीं। और फिर उसमें एक और चीज़ होती थी, बहुत सारे लोगों को ये पसंद आता था कि मलाई मार के चाय। हम लोगों को तो मज़ा आता था मलाई वाले, मलाई मार के चाय। हम लोग मलाई मार के चाय पीते फिर बनवाते। वो बनते क्या थे, लिकर रहता था, लिकर भरा, उसने दूध डाला, मलाई मार के पूछता था वो, मलाई मार के। मलाई मार के का मतलब इतनी सी उसमें ऊपर मलाई डाल दी। और उसमें क्या होता था कि मलाई बहुत गाढ़ी होती थी, तो एक घी की कुछ बूंदें चिकनाई की उसमें आ जाती थी। अब आप कल्पना कीजिए, नमक उसमें है हल्का, लिकर है उसमें चाय का, और फिर उसमें थोड़ा सा दूध है, और उसमें चिकनाहट ऊपर जरा सी आई, तो एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म का स्वाद होता है। भाई हमको तो बहुत पसंद आता है। मुझे नहीं मालूम लोग पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। ये सब यही चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी कहा ना कि केरल का स्वाद बिल्कुल भिन्न है, वो केरल का स्वाद ऐसे ही भोपाल के कुछ स्वाद थे। 8वीं कक्षा में हमने गोश्त खाना सीख लिया था, सिर्फ इस वजह से कि हमें वो नहीं रहना था जिस जात में हम पैदा हुए थे, नहीं रहना, तो क्या किया जाए। छोटा सा दिमाग था, बच्चा, छोटा बच्चा 8वीं कक्षा में कितने साल का बच्चा होता है उस जमाने, तो 14 साल मैक्सिमम से। तो सिटी कोतवाली के सामने एक नवाब का खानसामा की होटल थी, छोटी सी। ये है शहर की खासियत। तो हमने तय कर लिया कि हमको नहीं रहना है। अब तो जो है हम छोड़ेंगे इसको। कैसे छोड़ें, मांस खाते हैं तो छूट जाएगा। तो उस होटल में चढ़ गए। पहली मंजिल पे होटल थी। एक बड़े मियाँ, बहुत ही बुजुर्ग किस्म के, सफ़ेद दाढ़ी उनकी, सफ़ेद बाल, गंजे आधे, टोपी वाले, ऊंचा पजामा और कुर्ता पहने, उनकी दुकान थी। 2 बेंचें लगा के रखते थे, 2 मर्तबान रखे थे और एक भगोना रखे थे। 2 4 5 रकाबियाँ, 2 4 5 प्लेट, इस तरह पर सब क्रॉकरी होती थी उस होटल में। होटल का नाम था कहकशां होटल। हमको ये तक नहीं मालूम था कि उसमें डिश क्या होती है। होटल में समोसा पता था, पोहा पता था, जलेबी पता था, है ना, ये सब चीज़ें पता थी। दाल पर रोटी पता थी, मगर नॉन वेजिटेरियन में क्या डिश होती है ये कौन पता था, नाम ही नहीं मालूम था। हम गए बड़े कॉन्फिडेंस, थोड़ी हाइट वाइट थी हमारी ज़्यादा। फिर पहुँचे उनकी दुकान में, तो उन्होंने ऐसे देखा हमको, बोले हाँ बोलिए। हमने कहा हमको भूख लगी है, कुछ खाएंगे, तो आपने क्या बनाया है। बोले तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा हमारा नाम राजू। आप वकील साहब के साहबजादे हैं। हमने कहा जी। क्योंकि शहर भोपाल था,
क्या खाएँगे? क्या क्या बना है आपके यहाँ? तो बोले हमारे यहाँ भुना कोरमा बना है और बिरयान बना है। भोपाल बोल रहा, भुना कोरमा और बिरयान बना है। तो हमने कहा हमने तो देखा ही नहीं था। हमने कहा स्मार्टनेस दिखाई। हमने कहा भाई हमको दिखाइए, क्या दिखाएं ज़रा। तो उन्होंने एक का ढक्कन उल्टा, तो वो कुछ तरीदार था, तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब देखने में मज़ा नहीं आया उसे। भाई पहली बार देख ही रहे थे, पहली बार देख रहे थे, खाने की तो बात ही छोड़। खाने गए थे, देख भी पहली बार रहे थे। दूसरा उन्होंने ऐसे खोला, ओह! बिरयानी की क्या फ्रेग्रेंस जो है वो चारों तरफ फैल गई और हमको लगा कि यार ये है। हमने कहा ये खाएँगे, वो खाया। बड़े अदब के साथ उन्होंने बैठिए, सस्ता ज़माना था, हमको इतनी चाट लगी उसको खाने की कि हम हर 2-3 दिन में, 4 दिन में उनके पास पहुँच जाते थे, पैसे चुरा लेते थे किसी के कि बिरयानी खाएँगे। तो बिरयानी ही बिरयानी खाते रहे। बीड़ियाँ जब पीना शुरू किया, तो ये शहर का आलम था कि दूर-दराज कहीं छुप-छुप के कहीं बीड़ी पीने, सिगरेट पीते थे, सिगरेट पीने जाते थे। उस ज़माने में वो आती थी चिनार, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे नाम थे सिगरेट। तो सिगरेट ले लेते थे, फिर उसके बाद जाते थे, तो तालाब के किनारे अक्सर जाया करते थे। तो भोपाल में एक तालाब, बहुत झीलों का शहर है, तो बड़ी झील में क्या आस-पास मतलब कुछ किनारे वगैरह उस तरह के पक्के नहीं थे कहीं भी, बहुत बाद में बने हैं ये सब। पत्थर ही पत्थर, चट्टान ही चट्टान थे। मगर एक किनारा बना हुआ था, ये भोपाल में सदर मंजिल का इलाका कहलाता है, शौकत महल। शौकत महल का बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर है, वो मैंने अपनी फ़िल्म में भी दिखाया। वो एक्चुअली इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर का बड़ा प्यारा एग्ज़ाम्पल है, बहुत खूबसूरत उदाहरण है, जिसमें इंडियन आर्किटेक्चर में हिंदू और जो राजपूत ख़ास तौर पर, मुग़ल और फिर यूरोपियन में फ्रेंच, गॉथिक जो स्टाइल है और ब्रिटिश, सबका बड़ा खूबसूरत मिंगल किया हुआ है शौकत महल। वो तो अब तो खैर खंडहर है वो, पूरा मतलब वो वहाँ तो है ही नहीं कुछ, वो तो घर है एक्चुअली। पुराने भोपाली उसमें जो हैं रहते हैं, मतलब वो घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, कोई मतलब ऐसे कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि आप जाके देखने लगे उसे, वो ऐसा नहीं है वो। वो घर है, निजी संपत्ति है उसमें, मतलब वो एक हैं खान, खान साहब हैं, उनका नाम पहला तो मैं भूल गया क्या नाम है। उनकी प्रॉपर्टी है, वो रहते हैं उसमें, उनकी बीवी बच्चे तमाम। उस घर के सामने एक ऐसा रास्ता जाता है, वो एक जगह कहलाती है, राजघाट ही कहते हैं उसको। हालाँकि राजघाट किसी से पूछोगे भोपाल में तो कोई नहीं बता पाएगा कि राजघाट कहाँ है, कहेगा हमने नहीं सुना, लेकिन उसे राजघाट कहते हैं। क्योंकि वहाँ महात्मा गांधी की जो एशेज़ का एक अंश आया था विसर्जन के लिए, वहाँ पे। इसलिए वो घाट को पक्का बनवाया गया था। सिर्फ़ वही घाट उस ज़माने में का बता रहा हूँ मैं, ये आपको 70s की बात बता रहा हूँ, यानी 70 से 74 के बीच के दरमियान की बात, 70 से 74 के बीच। तो हम लोगों ने देखा है उसको कि वो घाट पक्का था। वहाँ लोग लाइन से पचासों लोग मछली पकड़ने के लिए बंसी डाले बैठे रहते थे। तो शाम को झुटपुटा हो जाता था। तो हम लोग वहाँ जाके सिगरेट सुलगा के पीते थे चुपचाप।
तो एक बार हम लोगों ने सिगरेट जलाई, एक हमारा दोस्त भी था और हम थे, सिगरेट हमने जलाई और अचानक 2 मिनट बाद ही, मतलब एक आध 2 कश मारे होंगे और एक अचानक बड़ी कड़क आवाज़ आई, भोपाली। भोपाली ही चलती थी, हर आदमी भोपाली बोल, कौन रे हो? सिगरेट पी रहे हो? बीड़ी पी रहा? कौन ने बोला? कौन बोला? चलो अभी तुम्हारे बाप को बताते हैं। बस ये 2 वाक्य सुनाई दिए। अब ये देखिए, 2 वाक्य सुनाई दिए और हमें ये मालूम था कि जो भी वहाँ ये आवाज़ है उसने हमें देख लिया और अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो वो अभी आके हमको लबाड़ देगा, सपाट देगा। कौन है हम और वो कौन है? कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वही हमारे कान पकड़ के हमारे घर लेके जाएगा और हमारे बाप से भी जूते पड़वाएगा और हमारा बाप भी हमको मार के खुश होगा कि अच्छा किया तुमने, जो बताया हमको, उस आदमी को शाबाशी देगा। ये शायद बिना किसी उसके। सो ये सारी चीज़ें इस शहर को बनाती थी। अब जैसे मैंने अभी वो आपको बताया ना, ये इतना सारा मैंने लिखा हुआ था, बहुत टाइम हो गए, ये मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए तब मैंने लिखा था इसको। कभी कुछ 20-25 पन्ने हैं ये, इनको लिखा था। फिर उसमें आगे और जुड़ा है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जैसे मेरी अपनी स्मृतियों में है वो, क्योंकि एक शहर ज़ाहिर है मेरी अपनी स्मृतियों, मेरे अपने कनेक्ट से ही क्रिएट होगा। क्योंकि वो शुरुआत मैंने उससे की थी बस, कि वो बुच साहब वाला जो इंसिडेंट था, जिसमें वो पटिया टूटना, क्योंकि पटिये इस शहर की पर्सनैलिटी का पार्ट थे। ये टूटना कब की बात है? ये बस वही ये सब 70 से 80? 80 भी नहीं, 70 से 74 के बीच में, 73 के बीच में, ये सब उस दरमियान हो रहा था शहर में। भोपाल की रातें कैसी हैं? भोपाल तो बहुत उनिंदा शहर था। भोपाल वो में दिन सब में ही उदीदा था, तो रात दिन में में कैसे भी होगा? उनिंदा रहता था। मैंने कहा ना, ये शहर तो इतना फुर्सतिया था कि ये कई बार लगता था कि ये सांस भी बहुत धीरे लेता है ये शहर, और लेता भी है कि नहीं लेता है पता नहीं। लेकिन सर अभी तो बहुत रश है। अरे ये तो पागलपन है, ये तो हर शहर का नर्क है, हर शहर का नर्क है। वरना ये शहर तो बिल्कुल फुर्सतिया था। कल मैंने आपको राजेश का वो जो तुक्के पे तुक्का है, राजेश का वो एक विलक्षण नाटक है। बल्कि मैं उसको ये कहूँगा कि वो पिछले 30 साल में लेके 40 साल में लिखा गया जो सर्वश्रेष्ठ कुछ नाटक हैं, निस्संदेह मैं उसको उनमें एक मानूंगा, तुक्के पे तुक्का। और बंसी कौल ने उसको अद्भुत तरीके से किया। क्राफ्ट बंसी तो वैसे ही एक बहुत बड़े क्राफ्ट्समैन थे, तो बंसी ने उसको विलक्षण तरीके से किया, तुक्के पे तुक्का। उसमें भोपाल जो है वो बहुत दिखाई देता है। जैसे उसमें अब चूंकि राजेश बड़े भी हैं हमसे, तो 13 साल तो हैं, तो राजेश की मेमोरी भी शायद, और राजेश भी पक्के भोपाली हैं। भले ये जितने तुमको आपको साहित्यकार दिखाई देंगे भोपाल में, लिटरेचर से, आर्ट से जुड़े हुए लोग, आर्ट से जुड़े, मैं बिल्कुल बेधड़क ये बात कह सकता हूँ कि आर्ट से, लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी कम्युनिटी भोपाल में दिखाई देगी, उसमें 95% जो हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं, भोपाल के लोग नहीं हैं। 95% भी मैं थोड़ा ज़्यादा ही कह रहा हूँ, कम कर। कम कह रहा हूँ, बल्कि राइट, कम कह रहा हूँ, ज़्यादा।
आप किसी भी पोएट को उठा के देख लीजिए, हर आदमी बाहर का है यहाँ पे। बड़े-बड़े, चाहे वो आलोचना में हों, चाहे वो पोएट्री में हों, चाहे वो थिएटर में हों, चाहे वो सिनेमा में हों या पेंटिंग में हों या कहीं भी हों, पैदा जो भोपाल में हुआ, वो भोपाली है। वही वही नेटिव तो वही होगा ना, नेटिव वो ही होगा। मैं लखनऊ का होने का दावा नहीं कर सकता। कैसे, क्यों करूँगा? क्योंकि मैं हूँ नहीं, नेटिव नहीं हूँ। नेटिव मैं भोपाल का हूँ, राजेश भोपाल के। राजेश भोपाल में ही पैदा हुआ है। तो राजेश ने वो गलियाँ, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो देखी। रातों में अब तो नहीं घूमते यार। एक ज़माना था जब रात में ये सही है कि जैसे 11-12 बजे तक ये जो पटियेबाज़ थे, ये ज़रूर बैठे रहते थे, अपने काम-धाम में लगे हुए। यानी उनके काम थे बीड़ी सिगरेट पीते रहना, निरंतर सतत चाय पीते रहना और सतत शतरंज और कैरम खेलते रहना या फिर ताश खेलते रहना और या फिर फाँकना, है ना? और वो कुछ भी फाँकते थे, है ना? और सबको पता था कि ये फाँकी जा रही है, ये हाँकी जा रही है, लेकिन दूसरा उससे ज़्यादा लंबी भागता था। ये फितरत थी इससे। और सब इसमें इसमें इसका मज़ा लेते थे। मतलब वो यही मज़ा था, यही एंटरटेनमेंट था, यही लाइफ़ थी, यही साँस थी उनकी। इसी में सब धड़कते रहते थे और सब परम ज्ञानी थे और सब महाचूतिया भी थे एक साथ, एक ही साथ थे। हर जगह घुसे रहते थे, इन्वॉल्व रहते थे और बिल्कुल निष्पृह भी रहते थे, कोई नृप हो हमें क्या हानि। हर चीज़ को बड़ी शिद्दत से जानते थे। वोट पड़ेंगे तो पता है उनको। उनको राजनीतिक का हर चीज़ पता है। उनको आर्मी की हर चीज़ पता है। 71 में वार हुआ, उन्हें सब पता है। मैंने अभी बताया ना कि कौका मियाँ पंडित जी आरती कर रहे हैं और कौका मियाँ पंडित जी। तो मियाँ भी हैं पंडित और पंडित भी हैं मियाँ। पंडित है मियाँ या मियाँ है पंडित, कौन है क्या है, उसको खुद को नहीं पता है, लेकिन वो खुद खुश है। और सब चल रहा है, चल रहा है। प्यार ये से चल रहा है। बदला कब? मतलब ऐसा तो है नहीं कि एब्रप्टली बदल गया। ये मैं कहूँगा कुछ कुछ एब्रप्टली बदला। इसका ज़िक्र मैंने किया है, मैंने एक नाटक किया था टोपी शुक्ला। राइट। राही मासूम रज़ा का ड्रामेटाइज़ेशन भी किया था और मतलब टोपी शुक्ला को ड्रामेटाइज़ भी किया था और प्ले भी मतलब डायरेक्ट भी किया था। मतलब वो जो चेंज हो रहा है और वो जो शहर में जो अचानक से आई तब्दीलियाँ हैं, यानी शहर ऐसा था तो ऐसा हो गया था, उलट-पलट हो गया था। ये जो शहर मतलब इतना खामोश-सा, मंथर गति से चलने वाला, इतना सोया-सोया सा, उनिंदा-सा शहर, है ना? हिंदू और मुसलमान जहाँ बिल्कुल मतलब कुछ था ही नहीं। भोपाल में मदीना होटल था, वो सबसे ज़्यादा उसमें मुसलमान कम जाते थे खाने। हिंदू भरे रहते थे उस होटल में और वहाँ सिर्फ मीट मिलता था। सारी डिशेज़ निहारी और भुना कोरमा और कीमा और कलेजी और रोगन जोश और बिरयानी और ये तमाम अल्लम-गल्लम दुनिया भर का जितना होता है, जितनी डिशेज़ होती हैं, वो सब वहाँ मिलती थी। और वो भरा रहता था होटल, होता अच्छा खासा बड़ा होटल था काफ़ी, वो भरा रहता था। हम तो हर दूसरे दिन खाना खाने वहीं जाते थे, मदीना होटल में। तो वो टर्न टर्टल हुआ,
92 वो पॉइंट है, यानी 92 इस मुल्क का की सबसे काली तारीख है। उसने सिर्फ इस शहर को ही नहीं उलट पलट दिया, बल्कि इसके पूरे आवाम को, इसकी इस पूरे मुल्क की फिजा को जहरीला किया। उसने पूरी जो शहरों की तासीर थी, जो शहरों की फितरत थी, जो शहरों के अपने मिजाज थे, उनको बदल के रख दिया। जो शहर के अपनी अपनी मनोरचना, अपनी साइकोलॉजी थी, हर शहर की साइकोलॉजी, उसको बदल के रख दिया, उसको उलट पुलट के रख दिया। वो इर्रिपेरेबल है, वो रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो सिंधी था, जिसका नाम आडवाणी था, उसने इस देश को वो यात्रा के बहाने पूरे एक रुंधे हुए अस्तबल में बदल के रख दिया। जैसे घोड़ों ने एक मैदान को, एक अस्तबल को रूंध डाला, ऐसा बदल के रख दिया। इतनी तबाही की उसने। वहां से जो सब बदलना शुरू हुआ है, तो फिर उसका एक दूसरा मकाम 2002 में जो हुआ, और फिर उसके बाद 14 के बाद तो हम सब तमाशा देख ही रहे हैं क्या हो रहा, कि अब तो सेकुलर होना ही गाली हो गया। जो इसेंस, जो भोपाल का इसेंस शहर का, क्या वो इसेंस भी खत्म हो गया है? मैं बहुत आश्वस्त होकर कह नहीं सकता। जैसे लखनऊ के बारे में मैं कह सकता हूँ, हम्म, बनारस और इलाहाबाद के बारे में नहीं कह सकता। बनारस और इलाहाबाद फंडामेंटली बदल चुके हैं। उनमें कुछ बहुत टॉक्सिक किस्म का घुल गया है, नॉट नॉट इन द कम्युनल सेंस, बट वो बहुत, मतलब एक बहुत मैस्कुलिन। You're very right, and I should say you're very apt in putting it like this. Because you said कि it is not a communal sort. It became all communal. You know, I think I can better say like this कि, and better to put it like this कि it all started through the tool of communalism, through the means of violence that was being inculcated during the Advani era. Yeah, of course, that was happening all around. Every city was buzzing with, Ram Shila and what not, Trishuls, and everything was coming out of nothing, for no reason. It was happening. But it all started through that communal means and communal tool. But later, somehow, it became a total changed face, reincarnate, like Ram has been incarnated. I know the Ram who is जो मृदुल है, No, he became very masculine and very है ना? That's what macho and they're very macho. You see the cars around हनुमान, और angry हनुमान, हनुमान। एंड दैट, वो कौन सा हनुमान है यार? मैंने देखी हुई है द प्लेनेट ऑफ एप्स, और इत्तेफाक से आई हैव वॉच्ड इट थ्राइस। इट्स अ वर्ल्ड क्लास फिल्म, हॉलीवुड का बड़ा, मतलब बड़ी भारी फैंटेसी है वो, द प्लेनेट ऑफ एप्स, बड़ी जबरदस्त फैंटेसी है वो। उसमें जो बंदर है वो उसका चेहरा है, जो बहुत एग्रेसिव है, जो बहुत वायलेंट है, जो बहुत रुथलेस है। इट इज वेरी मच देयर। दैट एप हैज बीन brought as your god,
and put as a symbol of masculinity, as a symbol of, aggressiveness, as a symbol of ruthlessness. So this all happened through the means of communalism. But अब जैसा as you said कि वो टॉक्सिक एलिमेंट खत्म हो गया, अब वो जहर खत्म हो, अब तो जहर खुद ही खून हो चुका. यस। What I should, if I am supposed to put it like this, so I can very well say वैसे कि कैरेक्टरिस्टिक खत्म या किनारे हो गया वो, ये essence अब वो आ गया। एसेंस ही वो हो गया. दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू एग्जैक्टली असेस कि व्हाट शुड आई से अबाउट माय सिटी. मैं अब क्या कहूँ इसके बारे में, मैं अब कहूँ क्या इसके बारे में, बिकॉज इट इज मैं 97 में वो एलिजी बनाई थी मैंने फिल्म, अब वो अखलाक की दीवानगी का, वो एक शौक थी, अब वो अखलाक की दीवानगी, वो उस समय यानी 92 में ये सब हो रहा था. अब देखिए मेरी ट्रैवल जो है 92 में वो शहर में ये सब हुआ, उसके बाद मैं 93 में करता हूँ टोपी शुक्ला, है ना, एज माई रिप्लाई, एज माई पोजीशन। एज माई पोजिशन, एज माई मैं क्या कहूँ उसे, एम्पैथी. फिर मैं करता हूँ झूठा सच, यशपाल का, ठीक है. और उसके बाद मैं जब फिल्मों में, मेरी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म जब मैं बनाता हूँ तो वो बनाता हूँ उर्दू है जिसका नाम, ट्रैकिंग डाउन द हिस्टोरिसिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ वेरी मच इंडियन लैंग्वेज. हम ही जानते हैं दाद, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान हमारी की, जुबान की। ठीक है. वहीं से फिल्म शुरू होती है, टेक ऑफ ही वहीं से होता है मेरी फिल्म का कि हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है ना. उसमें गालिब भी हैं, उसमें मीर भी हैं. तभी मेरा उनसे बहुत गहरा साबिका हुआ था, नज़ीर से, मीर से, गालिब से, उनसे, अमीर खुसरो से, उसी दरमियान से बहुत बहुत गहरा ताल्लुक भी बना था. तो वो 94 की फिल्म है, मेरी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म थी. फिर मैं 97 में ये अब वो अखलाक की दीवानी, ये दिस इज एलिजी. तो मेरा अपना भी ट्रैवल जो है ना वो कहीं उसको मोर नहीं कर रहा था. उसमें लिखा है मैंने कि मैं उन चीज़ों को ढूंढने की, तलाशने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, वाई इज दिस हैपनिंग. तो ये था. इसलिए मैं, जैसे एज यू पुट इट कि बनारस, इलाहाबाद, दे हैव कंप्लीटली चेंज, या ऑफ कोर्स. बल्कि अब तो वो अपने उस पुराने स्वरूप का फार्स भी नहीं रहे. यस यस, कुछ और बन गए, दे आर पता नॉट नहीं क्या इवन द था। फार्स ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी. यानी बनारस एक शहर जिसको मैं जानता था, वो तो अब उसका, अभी जो आज बनारस है वो उसका फार्स भी नहीं है सारा. वो इलाहाबाद जिसको मैं जानता था, वो इलाहाबाद, उस ये इलाहाबाद उसका फार्स भी नहीं है. इट इज नॉट इवन अ ब्लडी फार्स ऑफ इट्स ओन इमेज. ये कितना पैथेटिक है, कितना रिडिकुलस है, हाउ रिडिकुलस है. अब भोपाल के बारे में मुझे, या तो मैं कहने से डर रहा हूँ, हो सकता है दिस इज अ पॉसिबल, या तो मैं इसको कबूलने से डरता हूँ. जिसे आपने कह दिया ना, इतनी, क्या होता है कई बार हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही होती हैं उनके बारे में हम बहुत, कहीं बहुत गहरे दुख से, कहीं बहुत गहरे क्षोभ से भरे होते हैं, एंग्स्ट हमारे भीतर होता है, और हम कभी उनको छुपाना चाहते हैं, कभी उन्हें व्यक्त कर देना चाहते हैं.
और जब कभी व्यक्त करने का मौका आता है तो अक्सर हम दाएँ-बाएँ करने लगते हैं, क्योंकि उससे हमारा एक अटैचमेंट होता है ना। यानी अब ये शहर जिसकी चाय, नमक में बोलती चाय का लुत्फ़ जो शहर लेता था, जो शहर इतना फुर्सत में डटा रहता था पटियों पे, जो शहर इतनी धीमी स ऐसा लगता था कि साँस भी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एक दूसरे में इतना घुला-मिला था, वो शहर आज मुझे नहीं मालूम। मैं 1984 अगर याद करूँ, गैस जब भोपाल का एक बड़ा भारी ट्रेजेडी था। मतलब हमने खुद ने देखा है यार, बूढ़े-बूढ़े बुज़ुर्ग हिंदू हों, मुसलमान हों, मुँह पे कपड़ा बाँधे हुए, पानी के जग हाथ में ये ऐसे लिए हुए, गीले कपड़े हाथ में लिए हुए, लोगों को रात में सैकड़ों, हज़ारों की भीड़ चल रही थी। जब गैस निकली थी, लोग मर रहे थे, सड़कों के किनारे मर रहे थे। जो गैस बहुत ज़्यादा खा चुके थे, मरते जा रहे थे। उनको वो पानी आँखों में लगा लो, ऐसा कर लो, खुद भी लगाते जा रहे थे, मदद कर रहे थे, बेहिचक मदद कर रहे थे। कोई था ही नहीं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई नीचा है, कोई ऊँचा है, कोई ये है, कोई वो है, कोई दाढ़ी वाला है, कोई टिपुंड वाला है, कुछ नहीं था। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, मैंने तिलकधारी पंडित और मुसलमानों को, दोस्तों को, जो दोस्त रहे, उनको साथ में मदीना में खाना खाते देखा, ठाठ से। किसी को उसमें हैरत नहीं होती थी। नोबडी वाज़ सरप्राइज्ड। देयर वाज़ नॉट, a single bit of एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। कुछ किसी को नहीं होता था ऐसे। उधर एक वेटर हुआ करता था, वो ऐसा तिरछे टाइप का चलता था। पान तो भोपाल का एक मैंने इसमें लिखा, गर्दा पर्दा जर्दा ना मर्दा, 4 चीज़ें भोपाल में प्रसिद्ध थी। मतलब 4 चीज़ों से भोपाल को लोग आइडेंटिफ़ाई भी करते थे। गर्दा, अब बहुत गर्दा वाला शहर, बहुत धूल उड़ती थी। मतलब कुछ गाड़ियाँ-वाड़ियाँ नहीं चलती तो ही धूल उड़ती थी इस शहर में। जर्दा, जर्दे का बड़ा भाई प्रचलन, जर्दे की बड़ी-बड़ी दुकानें हुआ करती थी। जो यहाँ मतलब पुराने शहर में आप जहाँ ठहरे होंगे ना कहीं पे, इतवारा तो वहीं एक बाज़ार है, जुमेराती बाज़ार। अब तो वो मतलब मैं कहूँगा फ़ना हो गया। पुराने ज़माने में उस जुमेराती बाज़ार में एंटर करने के लिए बहुत बड़े-बड़े दरवाज़े थे। वो नवाबी ज़माने के, जिनमें हाथी निकला करता था, ऐसे दरवाज़े हुआ करते थे। जुमेराती बाज़ार कहलाता था। एक ऐसा गोला टाइप का था, उसमें खूब आढ़त-वाढ़त और ये किराने की दुकानें और इन सब चीज़ों की दुकानें थीं उधर। गुड़ की दुकानें, ऐसी बहुत सारी दुकानें थीं। अजीब-अजीब किस्म की दुकानें थीं उधर। उसी में बहुत सारी बड़ी-बड़ी ज़र्दे की दुकानें हुआ करती थी और एक से एक नफ़ीस ज़र्दा आता था। मैनपुरी का तो फलाना, तो अब तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि ज़र्दा मैं कभी खाया नहीं। लेकिन मैं स उन दुकानों में कई बार बाहर हम लोग खड़े रहते थे, क्योंकि उन दुकानों से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ आती थी, उन जर्दे की दुकानों से। ये जर्दे की नहीं, वो जर्दा भी रखे रहते थे, वो इतने बड़े-बड़े पत्ते आते थे सूखे हुए, हमारे पिताजी भी खाते थे जर्दा, तो वो हम लेके आते थे, बुलवाते थे तो एक पत्ता भर ले आते थे, वो ऐसे लपेट के देता था, फिर उसको आगे वो ऐसे चूरा कर लेते थे, तो ये सब बन जाता था पाउडर, तो वो अपने चुनेटी में भर लेते थे। तो वो तो सामान्य जर्दा था, लेकिन एक से एक जर्दे की किस्म के। एक से एक वो आते थे, पता नहीं क्या गुटके आते थे तरह-तरह के। ये सब अब तो ये सब कैंसर होने वाले ये बकवास क्या राजश्री और कौन-कौन से आते हैं, बेहुदा किस्म के, जिन्हें खा के लोग थूकते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कई बार एक बड़ा विचित्र सा ख़्याल मेरे दिमाग में आता है, ये राजश्री खाने वाले जो दिन भर
हर किस्म का आदमी राजश्री खा के पिच-पिच करता रहता है ना। वो पुराना ज़माना था जब आदमी तम्बाकू खाता था, बहुत ही बड़ी खुशबूदार और किबाम बड़े खुशबूदार, और उसके बाद बड़ी अदा से नज़ाकत से थूका जाता था। जब मैंने पहली बार काशीनाथ सिंह की कहानी पढ़ी ना, सदी का सबसे बड़ा आदमी, तब मुझे ये एहसास हुआ, आई रिलेटेड इट विद कि यार एक्चुअली ये जो उसमें काशी ने लिखा है कि वो जो है वो बड़ी मज़ेदार किस्म की फैंटेसी है। एक यूँ देखेंगे तो बड़ी आवारा किस्म की और बड़ी बेहुदा किस्म की लगेगी। लेकिन मुझे वो बहुत विलक्षण लगती है, बहुत अद्भुत लगती है। वो मुझे बड़ी प्यारी कहानी, सदी का सबसे बड़ा। तो वो वाक़ई मतलब वो ज़र्दा शायद वो नज़ाकत पैदा करता रहा हो, मालूम नहीं मुझे, मैं नहीं कह सकता। मगर वो ज़र्दा जो है भाई, उन दुकानों से बड़ी खुशबुएँ उड़ा करती थी, बड़ी गमक चलती थी उन दुकानों से। हम लोग सूंघते थे खड़े हुए। बहुत शानदार किस्म के गुटके रखे रहते थे, वो आगे 5, 6, 8 मर्तबान रखे रहते थे, उनमें गुटके और वो तुल के बिकते थे। और बड़ी छोटी-छोटी सी तराजूएँ रहती थी उनकी, वो तोले माशे वाली तराजू हमने देखी है। तो ये शहर था। तो गर्दा, ज़र्दा, पर्दा, एक पर्दा, चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी की यहाँ पे ज़्यादा थी तादाद, हिंदू भी बहुत थे। और वो शहर की जो मतलब ये अपनी जामा मस्जिद है, चौक में जो मस्जिद है, उस मस्जिद से ऐसे रास्ते फूटते थे 4। वो उस फ़िल्म में पूरा ज़िक्र है, बयान भोपाल में। उसमें पूरा ज़िक्र है इस शहर का। तो वो था पर्दा। पर्दा। तो चूँकि मुस्लिम थे, तो एक सद्दा मियाँ हुआ करते थे। ये सदर मंजिल के पास रहते थे। वो एक बहुत बड़े शायर थे उर्दू के, फ़ज़ल ताबिश, हाँ, वो वहीं रहते थे और उनके घर के पास रहते थे सद्दा मियाँ। तो सद्दा मियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, सफ़ेद बड़े-बड़े बाल थे। बड़े-बड़े बाल रहते, नौकर थे वो एक घर में, और बहुत ही बेवकूफ़ किस्म की, मतलब मंदबुद्धि किस्म के, मूढ़ किस्म के आदमी थे। मगर काम बड़ी मुस्तैदी से और बड़े मोहब्बत से किया करते थे। उस शौकत महल वालों के ही नौकर थे वो असल। शौकत महल के बाजू में फ़ज़ल ताबिश रहते थे। शौकत महल वालों के ही नौकर थे वो सद्दा मियाँ। अच्छा, कैफ भोपाली को आपने देखा है? हाँ, देखा है। कैफ़ को देखा है, शेरी को देखा है। कैफ़ को भी देखा है हमने, शेरी को भी देखा है। कैफ़ की दुकान देखिए, कि ताज स्टूडियो हमारे रोड पे ही थी जहाँ हम रहते थे। अच्छा, स्टूडियो था उनका? उनका स्टूडियो था, ताज स्टूडियो के नाम से वो स्टूडियो था। वो भी दिन भर आवारागर्दों का अड्डा था। उधर आवारागर्द जो थे वो राजेश जोशी और नरेन जैन और विनोद दुबे, और वो था, वो क्या नाम है उसका, वो जो वेणुगोपाल, इनका अड्डा हुआ करता था। ताज साहब का जो स्टूडियो था वो अड्डा था उनका, बगल में एक चाय की दुकान थी। उस चाय की दुकान से दिन भर चाय आती थी, दिन भर सिगरेट आती थी, दिन भर लोग सिगरेट पीते थे, दिन भर चाय पीते, दिन भर कविताएँ सुनाते थे, दिन भर शायरी पेला करते थे, दिन भर कुछ-कुछ चला करता था ऐसे। दिन भर बैठे रहते थे लोग। राजेश उसी रोड पे रहते थे। राजेश और हम बहुत पुराने परिचित हैं, बहुत पुराने, मतलब तब मैं ये नहीं जानता था कि वो कवि हैं और वो मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन हम एक-दूसरे, तो हम लोग एक ही रोड पे थे, एक ही रोड की पैदाइश भी हैं। ताज भोपाली, राजेश जोशी और मैं, हम लोग एक ही रोड पे, मारवाड़ी रोड, उसी रोड पे 3 लोग थे। तो खैर वो तो एक अलग बात है। तो
पर्दा, तो वो सद्दाम मियाँ जो थे वो बड़े निहायत भोले-भाले आदमी भी थे, वो मूढ़ टाइप के थे, मंदबुद्धि किस्म के आदमी। तो क्या था कि उस ज़माने में तांगे भर चलते थे, तो जब घर में की जनानियाँ, मतलब उसको कहा ही जाता था कि जनानियाँ जा रही हैं, तो तांगे वाला आगे बैठा रहता था अपना घोड़ा चलाने के लिए, हाँकने के लिए। तो जब जनानियाँ बैठ जाती थी, तांगे ऐसे लग जाते थे दरवाजे पे, पटियों के साथ ही। तो औरतें, क्या होता था कि ऐसे उतर के आ जाती थी, पर्दे का बड़ा चलन था, तो वो फिर उसके बाद एक चादर जो है तांगे की चारों तरफ ऐसे लपेट देते थे। अच्छा। हाँ, ये भोपाल में था। यूजुअली मुस्लिम महिलाएँ भर जाती थीं, हिंदू महिलाएँ नहीं जाती थीं ऐसे। कुछ जाती थी, कुछ जो बहुत बड़े घरों की, अमीर-अमीर घरों की रहती थीं, वो जाती थीं ऐसे ही बड़े नखरे-वखरे दिखाने के चक्कर में। लेकिन मुसलमान घरों की महिलाएँ जाती थीं। तो सद्दाम मियाँ इतना मूर्ख आदमी थे कि सद्दाम मियाँ के पास, जैसे सद्दाम मियाँ के, ये हकीकत है, मतलब चुटकुले लगते ही हैं ये, भोपाल के किस्से हैं, चुटकुले लगते हैं। तो सद्दाम मियाँ जो हैं, चोगा अकेला पहने रहते थे, नीचे कुछ नहीं पहनते थे। अकेला चोगा एक पहने रहते थे, नीचे से ऐसे ऊपर तक कुर्ती टाइप का, और जैसे औरतों के कुर्ते रहते हैं, ढीले रहते थे। तो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया होगा, तो सद्दाम मियाँ जो है, दरवाज़ा खोलने आए, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही देखा सामने 4 औरतें खड़ी हुई हैं, नकाब-वकाब, वो पर्दा चलता था, उसमें जाली लगी रहती थी। औरतें उसमें से ऐसे-ऐसे देखा करती थी, वो गुटरगू टाइप की। पिंजरा रहता वो तो वो 4-5 औरतें खड़ी हुई थी। तो सद्दाम मियाँ ने जो ही औरतों को देखा, तो अब सद्दाम मियाँ को तो औरतें तो भले पर्दा किए हैं, सद्दाम मियाँ खुद भी पर्दा कर लेते। तो सद्दाम मियाँ ने अपना चोगा उठाया, "बिया, बड़ी बिया, जनानियाँ आई।" ये अक्सर करते थे वो। ये सद्दाम मियाँ जो हैं, ये मर गए बेचारे। सद्दाम मियाँ में फिर वो जो अभी जो जिनकी बात मैं कर रहा था ना, शौकत मंजिल कहलाती है वो, शौकत महल। शौकत महल के जो उस वक़्त ओनर थे, जब मैं फ़िल्म बना रहा था अभी 5-7 साल पहले, उनके शायद दादा थे उस वक़्त। दादा भी नहीं बल्कि पिताजी थे, उनके पिताजी। ये वो शौकत, वो खुद बताते थे कि सद्दाम मियाँ ऐसा करते थे, और सद्दाम मियाँ को बहुत भयंकर बेंतों से मार पड़ती थी फिर उसके बाद। और सद्दाम मियाँ इतने बेशर्म थे, कहीं नहीं जाते थे। पिटते रहते थे, और उसके बाद फिर के अब अल्लाह कसम अब नहीं होगा, अब अल्लाह कसम अब नहीं होगा, हमें पता ही नहीं था ऐसा हुआ। यूँ करते रहते थे, और जो मारने वाला है वो खुद बोर हो जाता था। अच्छा, ऐसी-तैसी कराते। सद्दाम मियाँ हुए करते थे। भोपाल ऐसा हर कुछ था, मज़े-मज़े का शहर था। सब यहाँ मज़े-मज़े में चलता रहता था, चलता रहता। और चौथा नामर्दा? नामर्द हिजड़ों का शहर। 2 किस्म के हिजड़े थे, एक जनाने किस्म के हिजड़े, एक मर्दाने किस्म के हिजड़े। दोनों के मोहल्ले अलग थे। बुधवारा जो है, वो अलग मोहल्ला था, और मंगलवारा अलग मोहल्ला था। दोनों जगह हिजड़ों के 2 कुनबे, उन पर भी मैंने फ़िल्म की। बहुत अजीब-अजीब काम किए। तो बुधवारा जो है वो मर्दानी हिजड़ों का शहर, मतलब कुनबा वहाँ रहता। गली है एक, उस गली के अंदर जाके वो हिजड़े जिनमें थोड़ा-सा मैस्कुलाइन कहें हम, कंपोनेंट ज़्यादा है, और मंगलवारे में वो हिजड़े जो जिनमें फेमिनाइन कंपोनेंट ज़्यादा है, ऐसे। तो ये 2 कम्युनिटीज़ थी उनकी। उनमें गुरु और गुरु होता है एक, जो गुरु ही कहलाता है। और मुझे जब पहली बार जब मैं उन पे काम कर रहा था, तब मुझे पता चला कि इत्तेफ़ाक से दोनों के जो गुरु थे उनका नाम था सुरैया, और दोनों हिंदू थे, हिंदू परिवारों में पैदा हुए थे। और चूँकि हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें हैं कि ट्रांसजेंडर हैं या कुछ ऐसे हैं, तो उनको तो नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ में दे कांट सर्वाइव, दे कांट इवन लिव।
They can't even breathe. They're just thrown away, abandoned by their own parents. मतलब ऐसे मतलब आप सोचिए कि कितनी निकृष्ट समाज है ये। इस समाज के सामने सिर्फ सेक्स पर एक जो है वो वो है एलिमेंट। अगर तुम्हारे सेक्सुअल ऑर्गन्स पूरे नहीं, तुम्हारे माँ-बाप ही तुमको फेंक दें उठा के। व्हाट द हेल! ये समाज है। इस समाज के सामने आप सोचिए कि प्राथमिकता है क्या की? एजुकेशन की नहीं है। ये रिलीजन की भी नहीं है। आप देखिए तो मज़े की बात है। ये समाज ढिंढोरा पीटता है ना रिलीजन का, ये रिलीजन भी महत्वपूर्ण नहीं। इस समाज के सामने सिर्फ एक ही चीज़ है। अब बचा होने के वक़्त देख लीजिए आप। ये जितने लोग हैं मेरी तो उनसे बाकायदा इंटरव्यूज़ मैंने किए हैं उनके। और हर एक का अपना इतिहास है, सबने ये बताया। वो जो फेमिनाइन जो ग्रुप था, उसका जो गुरु था सुरैया नाम था उनका, वो उसने बताया कि वो सागर के पास एक जगह है राहतगढ़, वहाँ एक ठाकुर खानदान में पैदा हुआ। और जब ऐसे पैदा हुआ तो माँ-बाप ने उठा के दे दिया हिजड़ों को, तुम ही पालो। इसका मतलब क्या है? इस सब समाज के सामने आखिर है काहे की प्राथमिकता? सोच के देखिए। इंटरेस्टिंग। तो बहरहाल भोपाल के बारे में मैं नहीं बता सकता भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा।